हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। हमारा नेक्स्ट लेसन 10। फ़ोटो को देख के आपको पता चल ही गया होगा, वैसे तो टाइटल भी है यहाँ पे, आपको फ़ोटो पहले हमें नज़र आती है। सो MPC E023 लेसन नेक्स्ट है जो हमारा लेसन 10, मैरिज एंड कपल काउंसलिंग। अब आपने यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्वीट कपल है ना। यहाँ पर आपको 2 मेंबर दिख रहे होंगे भाई। अब हम कपल काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता चलता होगा कि यहाँ पे ना कपल का मीनिंग ही है कि 2 पर्सन है यहाँ पे, जो 2 पर्सन रिलेशनशिप में जो कमिटेड है एक दूसरे के साथ, है ना, तो वो कपल होता है। तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे मेल है ये और ये फीमेल है, दोनों ही बड़े खुश हैं। अब दोनों खुश हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होना चाहिए कि हम कपल काउंसलिंग कब अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियस है कि हम कपल्स पे अप्लाई करेंगे इसको, है ना, और तब अप्लाई करेंगे जब इन दोनों की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको क्या नज़र आएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम होगी। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। एक ओवरव्यू के साथ समझना शुरू करते हैं। आपने आपके पेरेंट्स देखे होंगे, अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपने खुद को भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपके लाइफ में ना आपके जो बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स आती हैं, तब आप क्या करते हैं। सबसे पहला काम, पहले तो आप खूब एंगर शो करेंगे, खूब झगड़ा करेंगे, है ना, ऐसा तो सभी करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को बंद कर देते हैं किसी भी जंग में, कि कम्युनिकेशन तोड़ दिया जाए भाई उनका, है ना। और हम भी यही करते हैं, जब भी हमारा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, हम सबसे पहले ये कहेंगे चलो उससे अब बोलते नहीं, मैं बात ही नहीं करता या मैं बात ही नहीं करती अब तुमसे, है ना। तो वहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन आपका खराब हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट क्या करते हैं, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। आप कह सकते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है आप एक दिन बात ना करें, फिर आपको 4-5 दिन, 6, 10, 15, 20 और ऐसे करके आपकी रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म होने को आ जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस होती है रिलेशनशिप में। तब आपको ये समझ आ गया कपल काउंसलिंग क्या है, और कपल काउंसलिंग किन्हें प्रोवाइड की जाती है, जिनको कोई कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज वो फेस कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, लाइफ में नहीं, रिलेशनशिप में। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, थियरी की। अब फोटो से आपको अभी ध्यान रहेगा बिल्कुल है। सो मैरिज काउंसलिंग फोकस ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। पहला ही कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आपके रिजॉल्व्स यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है जो रिजॉल्व हो जाएंगे, रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगी। कमिटेड रिलेशनशिप में जो पर्सन है वहाँ पर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहता है। सो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। अब आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर भी मैरिज काउंसलिंग में भी यही 3 पॉइंट है और फैमिली काउंसलिंग में भी यही 3 पॉइंट है ना। तो पहले हम ये समझते हैं, कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। हम उनको सिखाएंगे काउंसलिंग के दौरान कैसे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़रूरतों को सामने वाले के जो सामने रख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं अपने पार्टनर को हम जो अपनी ज़रूरतों को कैसे बता सकते हैं, है ना। हम कैसे एक दूसरे को अटेंटिवली सुने, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। कई जो पार्टनर्स में ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की बात नहीं सुनना पसंद करते, है ना, या एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। इसका मतलब वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो वीक है, वो एक दूसरे को ध्यान से अटेंशन नहीं पे करते एक दूसरे से, और वहीं से जो कॉन्फ्लिक्ट है जो अराइज हो जाते हैं। ठीक है। एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज। अब हमें काउंसलिंग के दौरान क्या करना होगा, जो अंडरलाइंग इश्यूज है, जो अनकॉन्शियस माइंड में है या फिर उनके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है या पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, तो उनको भी हमें क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। पॉसिबल है कि किसी का एक्स हो या किसी की पास्ट में कोई रिलेशनशिप हो जिनकी वजह से वो करंट रिलेशनशिप में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो हमें उन इश्यूज को भी क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। ठीक है। स्ट्रेंथ देयर बॉन्ड। अब उनके बॉन्ड को हम क्या करेंगे, वहाँ पर पावर प्रोवाइड करवाएंगे भी, उनका बॉन्ड ना और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना, इमोशनली कनेक्ट हो पाएँ वो एक दूसरे से, ट्रस्ट बिल्ड कर पाएँ। रिलेशनशिप में ट्रस्ट की काफ़ी अहम भूमिका होती है। या इंटीमेसी की बात कर लें, लीडिंग टू ए मोर फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। ओवरऑल काउंसलिंग जो फैमिली नहीं कपल काउंसलिंग का जो मेन मोटिव होता है ना, तो आपको वो पूरी की पूरी हमारे रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है।
और एक और बात, यहाँ पर जो फैमिली हो या कपल काउंसलिंग हो, वहाँ पर एक और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक्सपेक्टेशंस, हमारी सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, है ना। तो वो एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट को है जो लेके आता है हमारे रिलेशनशिप में, वो चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, एक्सपेक्टेशन भी वहाँ पे रूट काज हो सकता है। तो अब आपको मैरिज काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग की एक ओवरव्यू नॉलेज मिल गई होगी कि क्या होती है ये, है ना। अब हम बात करते हैं फैमिली काउंसलिंग की। अब आप यहाँ से गौर से देख सकते हैं, गौर से देखने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कपल है तो ऑब्वियस है कि एक मेल एक फीमेल या कोई भी कपल जो 2 पर्सन या कोई भी हो सकता है, तो उसमें जो हम क्या कह सकते हैं कि 2 पर्सन एक रिलेशनशिप में कमिटेड हैं। अब फैमिली क्या होती है, फैमिली में होते ही पर्सन काफ़ी सारे हैं। अब ये मैंने एक छोटी सी फैमिली ड्रॉ की है, यहाँ पर हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, अगर आप एज ए फीमेल इसको परसीव करेंगे इस फोटो को, तो आप ये कह सकते हैं कि ये हस्बैंड है ना, ये वाइफ है, ये इन दोनों के बच्चे हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर ये जो कह सकते हैं भाई, ये जो इनके ग्रैंडफादर हैं बच्चों के, और ये ग्रैंड मदर है ना। आप लोग ऐसे, अगर आप एज ए फीमेल इनको परसीव कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये इनके नाना जी हैं, ये इनकी नानी जी हैं, है ना, ये इनके, अगर आप मेल कर रहे हैं तो आप इनके दादाजी और दादी जी। इस तरह हमें जो हमारी परसेप्शन होती है फोटो को देख के, है ना। तो ये आपको पता चल गया फैमिली। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली। आजकल बहुत कम है, लेकिन जहाँ है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि आपके जो दादाजी या फिर आपके नाना जी जो भी हैं, उनके काफ़ी सारे ब्रदर होते हैं, ठीक है, या फिर आप इनको ही काफ़ी सारे बच्चे हैं मान लीजिए, तो वो सभी एक साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो उसे ज्वाइंट फैमिली बोल देते हैं। या फिर उनके आपके दादाजी के भाई बहन भी अभी तक है जो एक ही घर में, काफ़ी सारा बड़ा घर और वहाँ पे रह रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम ज्वाइंट फैमिली। सो फैमिली आपको समझ आ गया, कपल में और फैमिली में डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से बात नहीं करते, किसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर हम झगड़ने लग जाते हैं कि हाँ ये मेरी जायदाद है या मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा प्लॉट है या मेरी बिल्डिंग है ना। सो एड्रेस चैलेंजेस डायनामिक अफेक्टिंग द एंटायर फैमिली यूनिट, जो चैलेंजेस कंप्लीट फैमिली को अफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड समटाइम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। It focus on improving overall functioning, well-being, entire family unit. तो सिंपल है, यहाँ पर भी हमारा जो काम क्या होगा, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना, उनका कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि वो अपनी फैमिली मेम्बर से अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएँ और सामने वाला भी इस काबिल हो कि वो उन फीलिंग्स को समझे, उनकी परसेप्शन सही हो। सो कम्युनिकेशन में हम उनको समझाते हैं आपको कैसे सोचना है, कैसे चीज़ों को परसीव करना है, कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, वो हम फर्दर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, एड्रेस अंडरलाइंग इशू, सेम जैसा कि हमने वहाँ बिल्कुल सेम पॉइंट आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे बिहेवियर चैलेंजेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर हो सकते हैं। फैमिली में क्या होता है कि एक हमारे फादर हैं, मान लीजिए आपके फादर, 4-5 भाई बहन हैं, एक ही फैमिली में रह रहे हैं, और आपके फादर कहीं बिजनेस कर रहा है, आपके चाचा जी कोई और काम करे, आपके ताऊ जी कुछ और काम करे। तो सभी के एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं कि आज बिजनेस में लॉस हो गया, या आज किसी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, या कहीं और लॉस हो जाता है। तो ये भी एक एक्सटर्नल इश्यूज भी वहाँ पर हो सकते हैं, इमोशनल डिफ़िकल्टीज भी हो सकती हैं। सो ये सभी हमें जो वहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक हेल्थियर फैमिली में हेल्थियर कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, पूरी फैमिली में हम ट्रस्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मोर सपोर्टिव एनवायरनमेंट वहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द फैमिली काउंसलिंग। ओके, अब हम फैमिली काउंसलिंग को करेंगे फर्दर चैप्टर में। अभी हम जो मैरिज काउंसलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 2 टॉपिक हैं वो ज़रूरी है। एक तो फैमिली या कपल काउंसलिंग से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट बनेगा एक प्लिस्ट मॉडल, जो कि सेक्सुअल काउंसलिंग के अंडर आता है। प्लिस्ट मॉडल, जैक एनन ने ये जो मॉडल दिया था, ठीक है। ये 2 ही हमें जो क्वेश्चन मेन है, इन्हीं से ही क्वेश्चन आपको आज एग्जाम में बनता दिखेगा। तो अब हम चलते हैं हमारी यूनिकनेस ऑफ ईच कपल प्रॉब्लम। देखिए, एवरी कपल एक्सपीरियंस यूनिक चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम इन देयर रिलेशनशिप, स्टेम फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स लाइक कम्युनिकेशन स्टाइल, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो क्लाइंट कैसा है या उनकी रिलेशनशिप कैसी रही है, उनके सबके यूनिक पैटर्न होता है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज अ
नो वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन इन मैरिज काउंसलिंग। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रेटजी को चूज किया, वही आप जो भी कपल आ रहा है उसी पे अप्लाई किए जा रहे हैं, वही किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं? नो वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन। आपको जो हमारे कपल के जो भी आएगा काउंसलिंग के लिए, तो उनकी नीड्स के हिसाब से आपको कोई थेरेपी, कोई भी है जो इंस्ट्रक्शन या स्ट्रेटजी यूज करनी होगी। ठीक है। डिफाइनिंग द कपल प्रॉब्लम। अब कपल प्रॉब्लम की डिफाइनिंग, फर्स्ट स्टेप इफेक्टिव मैरिज काउंसलिंग इज क्लियरली अंडरस्टैंडिंग द कपल कंसर्न एंड चैलेंजेस। हमारी काउंसलिंग में सबसे पहला हमारा क्या काम है कि हम उनके चैलेंजेस को समझें। ठीक है, ऑब्वियस है कि उनको प्रॉब्लम लाइफ में किस एस्पेक्ट से आ रही है, कौन सी लाइफ का फैक्टर उन्हें अफेक्ट कर रहा है, कौन सी फैक्टर है जो लाइफ में उनके जो रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। इन्वॉल्व लिसनिंग अटेंटिव बोथ पार्टनर्स। यहाँ पर हमें दोनों को बेहतर तरीके से सुनना होगा। ठीक है। आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देन हम क्या करेंगे कि उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है उन एरियाज को आइडेंटिफाइंग करेंगे, उनको क्या करेंगे, मार्क करेंगे कि हाँ तुम्हें इस एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आप लोग अच्छी से बात नहीं कर पाते, इस तरह। एक्सप्लोर द अंडरलाइंग इमोशंस। इमोशंस को बाहर निकालना, ये भी हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट रहती है इमोशंस को बाहर निकालने की। नीड्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। और ये जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जैसा कि मैंने बताया कोई एक आप टेक्निक ऐसा नहीं है कि आप सभी पे अप्लाई कर देंगे, वो डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कैसा है। ओके। अब बात करेंगे स्टेज इन कपल काउंसलिंग में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज है एक्सप्लोरेशन। अब आप जो हमने अभी ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ा उसमें क्या था, एक्सप्लोरेशन ही तो था कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि उनको प्रॉब्लम क्या है, तो एक्सप्लोरेशन में हम वही करेंगे। अंडरस्टैंडिंग में अब हम समझेंगे उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, रूट कोज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड है एक्शन। ठीक है। एक्सप्लोरेशन पे चलते, एक्सप्लोरेशन में क्या होगा भाई, एक्सप्लोरेशन में ना फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपके पास क्लाइंट आएगा तो हमारे जो सर्विस उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके बारे में उनको बताएंगे सबसे पहले। ओके, चलिए थ्योरी पढ़ते हैं और धीरे धीरे वन बाय वन हम समझते हैं। क्लाइंट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड ब्रॉडली ऑफ द नेचर ऑफ सर्विस दैट इज बीइंग गिवन टू देम। अंडरस्टैंड। एक्सप्लोरेशन स्टेज में क्या होगा कि काउंसलर के साथ वो सभी इश्यूज को एक्सप्लोर करेगा जो उसको उसकी रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं या जो उसकी रिलेशनशिप में फील कर रहा है। यह एक ओपन डिस्कशन होने वाला है। जब भी हम किसी से बात करते हैं उनकी लाइफ के एस्पेक्ट, हमें हो सकता है वहाँ पर सेक्सुअल काउंसलिंग की ज़रूरत हो, हमें अपना क्लाइंट रेफर करना हो किसी सेक्सुअल थेरेपिस्ट के पास, है ना, या हो सकता है बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, आप कपल काउंसलिंग कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको बिहेवियरल थेरेपी लगानी होगी उनके पर्टिकुलर बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो ये ओपन डिस्कशन होने वाला है वहाँ पर, वो जो अपनी सारी की सारी फीलिंग्स को क्या करेगा, शेयर करेगा कॉम्प्रिहेंसिव वे में। ठीक है। अब कुछ स्टेजेस आप कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं कि ये आती हैं जब हम कोई भी कपल काउंसलिंग है जो कंडक्ट करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप वहाँ से पूछ सकते हैं। कुछ स्टेजेस ऐसी हैं जैसे कि आपको स्पेसिफाई करना होगा कि क्लाइंट किस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है और कैसा सॉल्यूशन ट्राई कर रहा है फाइंड आउट करने की, या फिर हम ड्यूरेशन वहाँ से पता करेंगे कि प्रॉब्लम को कितना टाइम हो गया है, प्रॉब्लम को वो सफ़र कर रहा है जो। ठीक है। प्रिसिपिटेटिंग एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स दैट प्रिपिचुएट द प्रॉब्लम। अब उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होगा जो कि इन चीज़ों को बूस्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे कि मान लीजिए कोई अनकॉन्शियस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जब आप है जो उन फैमिली के अनकॉन्शियस मीन्स है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है जो स्टोर हो चुका है लेकिन आप उसे भूल नहीं पाए। मान लीजिए फैमिली में क्या होता है कि कई बार हम कहते हैं कि तुमने पिछली दफ़ा मुझसे ऐसे कहा था या तुमने मेरे पेरेंट्स को कुछ गलत बात कही थी तो इसीलिए तुम भी तो ऐसा करते हो या तुम भी तो ऐसी करती हो, है ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जब हमारा झगड़ा होता है वो बातें बार बार रिपीट होती है, बार बार अकर करती हैं हमारी रिलेशनशिप या हमारे कॉन्वर्जेशन में, तो तब जब आप वो बात करते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो आप उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मेजर लाइफ इश्यूज, करंट में जो आपके मेजर लाइफ इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। पार्टनर कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कपल सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ईच पार्टनर फिजिकल मेंटल बोथ नाउ एंड इन द पास्ट में कैसा था और अब करंट में उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसा है, या उनके फैमिली एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं, या पास्ट एक्सपीरियंस भी हम वहाँ पर जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, या और भी अलग अलग है जो यहाँ पे पॉइंट्स है। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। हमें ओवरऑल हिस्ट्री एसेस करने के लिए वी हैव टू नो द एवरी सिंगल थिंग,
और इन ऑर्डर टू गेट एवरी सिंगल थिंग या सिंगल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर क्लाइंट और ए पर्टिकुलर कपल, वी नीड टू ए ओपन माइंडेड, हम ये कह सकते हैं, और एक ओपन कॉन्वर्जेशन, हमें वहाँ पर ओपन माइंडेड रहना होगा और ओपन कॉन्वर्जेशन वहाँ पर है जो करनी होगी, ताकि हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कपल है जो बिल्कुल ईजिली अच्छे से रेपो बिल्ड करने के बाद हमें प्रोवाइड कराएं, ताकि हम रूट कॉज को फाइंड आउट कर सकें। तो दिस इज द प्रोसेस, होपफुली आप समझ गए होंगे। स्टेज सेकंड आती है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। इन द अंडरस्टैंडिंग स्टेज फोकस शिफ्ट टू एनालाइजिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द रूट कॉज। अब इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ, उनकी फैमिली में किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर है जो इशू है, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि इशू कहाँ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो वाइफ है वो काफ़ी परेशान है कि आप कुछ कहते नहीं हैं, है ना, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा कोई मैरिटल अफेयर हो, आप डायरेक्ट अफेयर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी वाइफ को ये शिकायत है कि आप कहीं बाहर कोई अफेयर आपका चल रहा है, या आपके हस्बैंड को शिकायत है कि आपका अफेयर कहीं चल रहा है, तो वहाँ पर मिसट्रस्ट कहीं ना कहीं हम शो कर रहे हैं, है ना, ऐसा। सो ये हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। कपल विद द गाइडेंस ऑफ द काउंसलर गेन इनसाइट इनटू ईच अदर पर्सपेक्टिव, फीलिंग, डायनामिक इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप। विद हेल्प ऑफ काउंसलर यहाँ पर क्या किया जाएगा, कपल्स एक दूसरे के फीलिंग्स को समझने के, पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यूँ समझ लीजिए बात बन गई है, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। सो यहाँ पर कौन किन चीज़ों पे काम करते हैं काउंसलर के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स पर। यहाँ पर हम उनकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, एक दूसरे को अटेंटिवली सुने, उनकी जो ज़रूरतों को समझें। समझ रहे हैं, यही तो एक अच्छे रिलेशनशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आप जब यूँ कहते हैं ना कि आप आज हमसे बात करना चाहते थे, आज ही हमने आपके पास फ़ोन कर लिया, तो कहते हैं कि हमारे बीच ना अच्छा रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, तुमने मेरी ना वाइब्स को पहचान लिया। कुछ इस तरह की बातें शायद आप लोगों ने सुनी होंगी या कभी की भी होंगी। सो आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स की बात करते हैं हम यहाँ पर ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आप इनको एक अच्छे तरीके से भी लेके जा सकते हैं, इन ए गुड वे और इन अ बैड वे, दोनों तरीके से हेल्पफुल होने वाले। मान लीजिए आप यूँ समझिए, आपका आरव और रुचि का क्या हो जाता है, यहाँ पर झगड़ा हो जाता है, ठीक है, आरव और रुचि का झगड़ा हो गया, भाई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब ये हस्बैंड वाइफ है, झगड़ा हो जाता है। आरव ने सोचा मैं ना पिछली बार मैंने एक चॉकलेट दे दी थी अपनी वाइफ को, तो तब है जो वो खुश हो गई थी, तो क्यों ना मैं अब की बार फिर से क्या लेकर जाऊं, चॉकलेट लेके जाऊं, फिर मैं उससे उनका इशू पूछूं और क्या प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने क्या गलत कहा, तो मुझे अच्छी तरह बताओ। आपने, आरव ने क्या किया, सोचा, ठीक है, तो वो चॉकलेट लेके गया, वो मान गई और जो उनकी कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाती है। या फिर रुचि ने देखा कि अच्छा पिछली बार ना मैंने यार गलत बोल दिया था, अब की बार ना मैं शाम को कुछ उनके लिए अच्छा बनाती हूँ, है ना, या फिर उनको कुछ अच्छा गिफ्ट करती हूँ, तो आरव भी मान गया। दोनों पर्सपेक्टिव के एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि हाँ, पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था, तब मैंने इस कंडीशन को ऐसे संभाल लिया था, ठीक है। ये तो हो गया इन गुड वे। अगर हम इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा डेविएट कर दें और समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और आप लोग समझ ही नहीं पा रहा है, कोई एक कपल, आरव और रुचि के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है, तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या एक ऐसी चीज है जो हर एक कॉन्फ्लिक्ट में बार बार आ रही है, रीअकरेंस वहां पर हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि हो सकता है, देखिए, अगर आरव और रुचि आज खुश हैं, ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, चलो हम ये प्रॉपर्टी वाला ही लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव से लेंगे। भाई आरव के जो फैमिली में क्या होता है कि प्रॉपर्टी का थोड़ा बंटवारा होता है, ठीक है, आरव ने थोड़ा सा कम हिस्सा लिया, रुचि को इस बात का बुरा लगा कि क्यों हम अपने हिस्से को छोड़े भाई, है ना। तो अब आरव ने कुछ नहीं कहा, भाई कोई बात नहीं, लेकिन रुचि ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर है जो अब हमारा जो किस्सा है वो ठंडा पड़ जाता है, झगड़ा, और हम आगे है जो लाइफ को जी रहे हैं।
लेकिन फिर जब कभी किसी भी एक बात पर जो झगड़ा होता है तो फिर से वही बात उठ के आ जाती है, तुमने तब भी ऐसा किया था। फिर कोई बात नहीं भाई, फिर रिलैक्स हो जाता है सब कुछ। आफ्टर सम टाइम फिर से कोई प्रॉब्लम आती है, फिर से झगड़ा होता है, फिर से वही बात आती है, फिर आप ये देखेंगे कि एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम टेक्निक यूज़ करने वाले हैं ना, हम ये देखेंगे कि भाई अनकॉन्शियस लेवल पे जो रुचि के दिमाग में कोई बात है या फिर आरव के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है कि हाँ भाई आरव को ये बात पिंच कर जाती है और वो उस बात को अपने माइंड से नहीं निकाल पाता और काफ़ी परेशानी महसूस करता है। जब कभी झगड़ा होता है उन्हीं बातों को वो बार बार सामने रखता है कि तुम ऐसी थी या तुमने ऐसे कर दिया था, है ना। तो इन चीज़ों को हम, एक टेक्निक है ट्रांसफेरेंस, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बाहर निकाल पाते हैं। अब ट्रांसफेरेंस अगर आपने सिगमंड फ्रॉयड वाला चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है तो वहाँ पर आपको पता होगा। ट्रांसफेरेंस एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम रिएक्ट करते हैं, काउंसलर को अपना पार्टनर कंसीडर करके हम इमेजिन करते हैं कि सामने जो बैठा है वो पर्सन हमारा वो पर्सन है जिससे हम बात करना चाहते हैं, या फिर सारी की सारी फीलिंग्स अगेंस्ट है या फिर उनके तारीफ में है, वो हम है जो उनको बताना कोशिश नहीं बल्कि थोप देते हैं कि हाँ तुमने ऐसे किया था, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो। तो इस तरह की ट्रांसफरेंस टेक्निक रिवील अनकॉन्शियस थॉट्स इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप कितना ज़रूरी है। इमोशनल एक्सप्लोरेशन, एनकरेजिंग पार्टनर टू एक्सप्रेस द इमोशंस एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड वेल ईच अदर। होपफुली अंडरस्टैंड आ गया आपको समझ में, कैसे अंडरस्टैंडिंग में कितनी सारी चीज़ें थी और कितना मज़ेदार भी था, है ना। स्टेज 3 एक्शन। अब जैसा कि मैंने बताया, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ अब मैं जो आगे से ऐसा नहीं करूँगा। काफ़ी हम कह सकते हैं बिल्कुल थोड़े से ऐसे पार्टनर्स होते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ पर कुछ टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं। उनमें से एक टेक्निक है कम्युनिकेशन, फिर एक है जेनोग्राम, एक है स्कल्पलेटिंग, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में क्या करेंगे, हम उनके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम उनको सिखाएंगे भाई कैसे आपको कम्युनिकेट करना है। इन सभी चीज़ों को अगर मान लीजिए, देखिए क्या होता है कि आरव और रुचि, अब झगड़ा हो जाता है इनके बीच में, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अब मैं तुमसे बात ही नहीं करती। सबसे पहला काम सभी हर एक रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी हो। हम कहेंगे हम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते या मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। तो कम्युनिकेशन में कहते हैं कि या तो आप पहल करें या फिर रुचि को पहल करनी होगी, किसी एक को पहल करनी होगी इफ़ यू वांट टू सेव योर रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड। सो कम्युनिकेशन, समझ पा रहे, री एंगेज करना, री एग्जामिन करना कि व्हाट इज़ द रूट कोज, मैं क्यों झगड़ रहा हूँ यार, क्यों हर बार यही इशू बन जाता है, क्यों ना मैं इसको रिजोल्व कर दूँ, इस कॉन्फ्लिक्ट को ही ख़त्म कर दूँ, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना मैं इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दूँ, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। सो कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जेनोग्राम क्या कहता है कि हम एक फैमिली ट्री ड्रॉ करने के लिए क्लाइंट को बोलते हैं। वहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी वैल्यूज़ क्या कंसिडर की जाती है इन ए फैमिली। एक डायग्राम हमें जो, जहाँ पर पेरेंट्स ऑफ द कपल, सिबलिंग, प्रीवियस रिलेशनशिप, देयर चिल्ड्रन, हर कोई उस डायग्राम में होता है, ठीक है। स्कल्पटिंग क्या होता है, स्कल्पटिंग में हम क्या करेंगे, कुछ विजुअलाइजेशन या फिर हम कहेंगे कुछ जैसे कि 3D फॉर्म में कुछ सामान के साथ है जो हम उस जेनोग्राम को ड्रॉ करेंगे। है जेनोग्राम की एक ही एक्सटेंडेड फॉर्म आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि स्टोन, क्वाइंस, बटन्स या कोई और डेकोरेटिव चीज़ें जिनसे हमें जो अपनी फैमिली को डेकोरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वहाँ से भी हमारी जो एक पावरफुल टूल कंसिडर किया जाता है ये भी, ठीक है। सो ये 3 एक्शंस थे जो हम फैमिली काउंसलिंग में यूज़ करते हैं। ये हमारी स्टेजेस थी जो फैमिली काउंसलिंग में आप कह सकते हैं स्टेजेस, स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल काउंसलिंग की। कहीं ना कहीं जो ये टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव है, ये सभी को पता है ना। लेकिन अभी हम सभी है जो मैच्योर हैं, इन चीज़ों पे हंसना नहीं होता, ठीक है, या फिर ये चीज़ें समझने की, हम ये कह सकते हैं। सेक्सुअल काउंसलिंग भी एक कपल काउंसलिंग का सब पार्ट हो सकता है, ये भी कपल काउंसलिंग के अंडर आता है। लेकिन एक नॉर्मल थेरेपिस्ट जो कपल काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, पॉसिबल है कि वो सेक्सुअल काउंसलिंग ना प्रोवाइड करे या सेक्सुअल थेरेपीज ना प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अपने अपने रीज़न हो सकते हैं सभी के, ठीक है। सेक्सुअल काउंसलिंग पहली बात यह है कि एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट ही प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। सो व्हेन कंसिडरिंग द वेरियस एरियाज ऑफ कपल रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी इज द क्लियर एंड इंपॉर्टेंट बात। तो सेक्स भी कहीं ना कहीं कपल काउंसलिंग के अंडर ही आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर जो किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, ह्यूमन सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल हेल्थ, इंटीमेट रिलेशनशिप कैसी हैं, उनका सेक्सुअल हेल्थ कैसा है, इन सभी के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में काउंसलर को भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। अब ऐसा तो ना हो कि हम जिस काउंसलर के पास गए वो इस टॉपिक पे बात करने में ही हेजिटेट शो कर रहा है, या उसको सही क्वेश्चन पुट नहीं करने आए हैं कि हाँ भाई अब इनसे क्वेश्चन क्या करें, कैसे हम है जो कॉन्वर्जेशन को शुरू करें, कैसे हम इनसे क्वेश्चन पूछें उनकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में, है ना। सो इट इन्वॉल्व डिस्कशंस एंड इंटरवेंशंस एम टू हेल्प इंडिविजुअल कपल नेविगेट एंड ओवरकम चैलेंज कंसर्न डिफिकल्टी। ओके, जो उनकी सेक्सुअल लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू है जो पॉसिबल है कि हो, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वहाँ पर हम सेक्सुअल काउंसलिंग जो प्रोवाइड कराते हैं। सेक्सुअल काउंसलिंग एक प्रोफेशनल ट्रेंड लाइसेंस्ड जो थेरेपिस्ट के थ्रू ही आप किसी भी क्लाइंट को दी जाती है। ओके, अब जो हम कहेंगे ना सेक्सुअल जो थेरेपी है, साइको सेक्सुअल थेरेपी, किसी भी एक स्पेसिफिक डिस्फंक्शनल को लेकर हम कह सकते हैं। सेक्सुअल काउंसलिंग फैसिलिटेट सेक्सुअल कम्युनिकेशन, हो सकता है वहाँ पर जो सेक्सुअल कम्युनिकेशन होता है वो सही ना हो, ठीक है, या वो रूड बिहेवियर कर रहे हो एक दूसरे के साथ। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना कि दे वांट सेक्स और नॉट, है ना, ये भी तो चीज़ें समझने की है ना। तो ये इन सभी चीज़ों पे बाद ना सेक्सुअल काउंसलिंग पे एक स्पेसिफिक वीडियो डीपली हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ पर हर एक एस्पेक्ट सेक्सुअल काउंसलिंग से रिलेटेड कवर किया जाए। ओके, सो अब एक जैक एनन ने एक मॉडल दिया जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आता। अभी हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो इतना नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है ना। तो PLISSIT, प्लिस्ट, आप बोल सकते हैं परमिशन एक्सप्लोरेशन, LI लिमिटेड इंफॉर्मेशन, SS स्पेसिफिक सजेशन, IT इंटेंसिव थेरेपी। थियरी पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहता है। परमिशन, दिस स्टेज इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए कंफर्टेबल non-judgmental atmosphere. The therapist gives the client permission to discuss their sexual concerns openly. It helps to normalize the discussions of sexual issues and reduce anxiety, shame associated with them. यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी होना ज़रूरी है, क्योंकि परमिशन क्या कहती है कि हम थेरेपिस्ट होने के नाते, है ना, एज ए काउंसलर आपको क्लाइंट को परमिशन देनी होगी कि अब वो इन टॉपिक्स पर, सेक्सुअल कंटेंट पर है जो ओपनली बात कर सकता है, क्या उसे प्रॉब्लम है या क्या वो सॉल्यूशन चाहता है, वो नॉर्मली डिस्कशन करे, वहाँ पर कोई भी हेजिटेशन शो करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपनी बुक की बात करें तो वहाँ पर परमिशन का मीनिंग थोड़ा सा अलग है, तो हम अभी के लिए यही ठीक समझा मैंने लिखना, क्योंकि वहाँ पर ना ये बताया गया है कि शायद ना कौन ज़्यादा अग्रेसिव होता है इन एक्टिविटीज़ में, या कौन ज़्यादा रोल प्ले करता है इन एक्टिविटीज़ में, इस ऐसा कुछ था वहाँ पर, ठीक है। तो मुझे ये सही लगा, हमें तभी कह रहे हैं कि आपको ना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो इस टॉपिक पे जो लेके आएंगे, ठीक है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की बात है कि थेरेपिस्ट प्रोवाइड बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअल फंक्शनिंग. It may include educational components that help the client understand normal sexual autonomy, physiology, responses. The goal is address to any misconception, provide a foundation for understanding. यहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से आप ये समझिए, कई बार क्लाइंट को मिसकंसेप्शन होते हैं अबाउट दिस प्रोसेस, है ना, कि शायद कुछ ऐसा होना चाहिए. अभी मैं डिफाइन नहीं करूँगा, ठीक है, अब आप खुद समझिएगा. हम बात करेंगे, अभी ऐसा नहीं है कि हम बात करने से हेजिटेट करें, हम डेफिनेटली करेंगे, स्पेसिफिक वीडियो में करेंगे. लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में हम ये कहेंगे कि हो सकता है क्लाइंट को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो सेक्सुअली रिलेशनशिप से रिलेटेड, या वो अपनी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज़ उनके बारे में कंप्लीटली अवेयर ना हो. तो इन चीज़ों से वो हेजिटेट करता है इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ सेक्स, ठीक है. तो इन चीज़ों को हम एजुकेशन पर्पज से उनको जो बता सकते हैं. तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन सेकेंड स्टेज. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक सजेशन. At this stage, therapist offers some targeted advices, specific suggestion to address the client's sexual concern. कुछ specific suggestion उनको provide किए जाएंगे according to the problem of a specific client. Hopefully you understand. This could involve recommending specific technique, exercise, strategies, enhance sexual functioning. हो सकता है वहाँ पर कुछ dysfunctional हो सेक्सुअल में, ठीक है. सेक्सुअल डिस्फंक्शनल वहाँ पर कोई क्लाइंट है जो सफ़र कर सकता है, तो उनके लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ स्ट्रेटजी होती हैं, कुछ टेक्निक्स, तो उनको हमें रिकमेंड कर सकते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से. ये डिपेंड करता है कि हमारे क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है. ओके. इंटेंसिव थेरेपी.
This is the final stage. Intensive therapy is reserved for the case where more specialized and in-depth intervention is required. अब ये तो था नॉर्मल। कई बार होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन की वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, है ना, तब वहाँ पर जो हम स्पेसिफिक काउंसलिंग ले वो हमें बताएंगे कि ऐसा ऐसा नॉर्मल होता है भाई, है ना। तो वो नॉर्मल आपको जब एजुकेशन पर्पस से बताया जाता है कि हाँ सभी के साथ कुछ ये प्रोसीजर है जो सभी के साथ होता है, तब वहाँ पर जो नॉर्मल केसेस सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इंटेंस थेरेपी उनको दी जाती है जिनको इन डेप्थ जो इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। इसमें जो रेफरिंग द क्लाइंट टू ए स्पेशलिस्ट such as a sex therapist, psychologist, medical professional और more extensive और focused treatment। अब ये इंटेंसिव थेरेपी में हम क्या करेंगे, जब इनको ज़्यादा ही सीवियर प्रॉब्लम है तो हम उनको रेफ़र कर देंगे या तो थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास या मेडिकल प्रोफेशनल के पास मेडिसिन के लिए। होपफुली अंडरस्टैंड। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।